बैड डेट्स, यानी कैश को डेबिट कर रहे हैं और बैड डेट्स को क्रेडिट कर रहे हैं। ये वो एंट्री है जो परफॉर्म होनी चाहिए। आप ये बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो व्हाटएवर से आपने 500 के बैड डेट्स को डेबिट कर ली, लेकिन सम टाइम आपकी जो एंट्री है इस तरह से परफॉर्म नहीं होती, क्योंकि ये हमारे पास हमारे नॉर्मल रिसीवेबल्स ही होते हैं, कस्टमर्स ही होते हैं, उनसे कलेक्शन हो रही है। तो इनसाइड ऑफ दिस एंट्री हम लोग ये एंट्री पास कर देते हैं जिसमें हम कैश को डेबिट करके अपने रिसीवेबल्स को करते हैं। तो अगर मैं कैश को डेबिट कर दिया और रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ पे मुझे एक रीइंस्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल्स की एंट्री परफॉर्म करनी पड़ती है, या दूसरे बात में करेक्शन करनी पड़ती है। तो मुझे क्रेडिट किसको करना चाहिए था बेटा? बैड डेट्स। मैंने क्रेडिट किसको कर दिया बेटा? रिसीवेबल्स को। इस केस में अगर मैंने ये काम किया हुआ तो फिर मुझे यहाँ पे अपने रिसीवेबल्स को डेबिट करके बैड डेट्स को क्रेडिट। अगर तो ये एंट्री डायरेक्टली हो गई, फाइन। अगर आपने इस फॉर्म कर दिया तो फिर इस एंट्री को साथ आपको अटैच करना पड़ेगा, तब ये चीजें ठीक बेटा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उससे जो एरर हुआ वो ये नहीं हुआ कि उसने ये कहा, उसने बजाय इसके कि वो यहाँ पे बैड डेट्स को क्रेडिट करता, उसको ये बात समझ में नहीं आई कि मैं रिसीवेबल्स को क्रेडिट करूं, बैड डेट्स को क्रेडिट करूं। तो उसने सीधा सीधा यहाँ पे कैश को डेबिट करके उसने सस्पेंस को क्रेडिट किया। अब इसका मतलब अब करेक्शन कैसे होगी? अब सस्पेंस को डेबिट करके मुझे बैड डेट्स को क्रेडिट करना। तो मेरी बात को फॉलो करें। तो इसीलिए बैड डेट्स के अकाउंट में जब मैं क्रेडिट साइड पे जाऊंगा तो सस्पेंस का अकाउंट हट जाएगा। गॉट इट? और कोई इशू बेटा? ये समझ में आ गया बेटा? अच्छा, अब मुझे बताएं कि क्या आप रेडी हैं टेस्ट के लिए? रूबीएन के लिए टेस्ट आप रेडी हो जाए। उसके लिए आपके पास आपका जो टेस्ट है उसको कंडक्ट कर लेंगे। सेकंड, आज आपके पास मंडे और थर्सडे आपकी 2 to 4 की क्लास हुआ करेगी, मंडे एंड थर्सडे जो रिवीजन क्लास है, ठीक है। सो मंडे थर्सडे, अब ये दोबारा मुझे आपको बताने की जरूरत ना हो, मंडे एंड थर्सडे आपके पास आपकी आप ये कहेंगे रिवीजन क्लास इसी रूम में हम लोग उसको कंडक्ट करेंगे। और जो आपका जो पहले तो ये है कि जो हमने जहाँ तक अपने टॉपिक को लेके चले थे तो उसको थोड़ा सा आप ये कहेंगे फाइनलाइज करेंगे, और देन उसके बाद फिर आप ये कह लें कि जो अकाउंटिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग क्वेश्चन के सारे न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म करेंगे। खास तौर पे पास्ट पेपर्स में जो उसके क्वेश्चंस आए हैं, कैप्चर्स में क्वेश्चंस दिए हैं, उनको फाइनलाइज करेंगे। एक बीच में से टॉपिक बचेगा, एक टॉपिक से वो होगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, लेकिन वो भी मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के लेवल के ऊपर आपके पास आपकी वो चीज मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली इन्वेंटरी के ऊपर को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो 3-4 दिनों के अंदर अंदर ही आपके पास आप इन्वेंटरी को फाइनलाइज कर लेंगे। तो अगला टॉपिक है ही प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के पहले दूसरे लेक्चर के बाद आप क्लियर हो जाएंगे कि क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन वो चीजें कैसे होती है। तो आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन, स्पेशल जर्नल्स, फिर उसके बाद आप एक मॉनिटरी पेमेंट्स का टॉपिक आपके पास, देन आपके पास प्रोविजन का टॉपिक आपके पास फाइनलाइज हो चुका है, ठीक है। उसके बीच में कोई एक्सपेंशन देख लेंगे। सो मेरी कोशिश होगी कि आपके पास आपकी चीजें जो है जो आगे वाले चैप्टर में जैसे इन्वेंटरी है, जैसे बाकी चैप्टर्स हैं, ये इसी तरह से कंटिन्यू करें बेटा, मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। अब प्लीज इन्वेंटरी के टॉपिक पे आइएगा। मैंने आपके इस पे आप देखेंगे ग्रुप पे भिजवा दिया है MS Team के ऊपर, आपके पास ये कोर्स अवेलेबल है, ठीक है बेटा, उनको देख लीजिएगा। अच्छा, अब इन्वेंटरी वाला जो टॉपिक है उसमें लास्ट क्लास में हमने डेफिनेशन तक डिस्कस किया था। आज उससे आगे चलते हैं। हमारे पास पहली एक तो सर इन्वेंटरी की डेफिनेशन क्या है, असल डेफिनेशन जिसके साथ हमने अलाइन करना है, दैट इज नेट रिलायबल, ठीक है। एनआरबी इसको बोलते हैं, एक मिनट
अच्छा, आपका पहली और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एनआरबी, एनआरबी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है बेटा, इसमें जो इस वक्त इस आइटम की सेल प्राइस है, दिस इज फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू बेटा इस आइटम की एग्जिट प्राइस, यानी इस आइटम को अगर हम मार्केट में सेल करने के लिए जाएं तो इतने पैसे मुझे मिल सकते हैं, या अगर इन पैसों के बराबर मेरी कोई लायबिलिटी है तो वो सेटल हो सकती है। तो बात को फॉलो कर रहे हैं। इस फेयर मार्केट वैल्यू में से जो इसके ऊपर इंक्रीमेंटल कॉस्ट है इफ एनी, वो इसमें से माइनस कीजिए और उसमें से इंक्रीमेंटल या डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस कीजिए, तो आपके पास आपकी एनआरबी आ जाएगी। क्या मेरी बात को फॉलो करें?
बात समझ में आ रही है? तो आ जाओ, आओ आ जाना बेटा, आगे आ जाओ। जल्दी उठो, तो तीसरी बैठी तो उठ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, आ जाओ थोड़ा। एक इधर बैठ जाओ, एक उधर बैठ जाओ, आ जाओ आ जाओ। और तीसरी जो है वो भी आ जाओ, कोई बात नहीं, ये चेयर लेके इसके शाम कर लो बेटा। एक चेयर बेटा बैठ के बोल रहे हो, किसी को भी ले लो। अच्छा अब इसको रिसर्च करें। और किसी के साथ इश्यू नजर ना आ रहा हो, कोई और प्रॉब्लम हो? अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो ये जो बीच वाली जगह है यहाँ पे चेयर्स लगा के एडजस्ट कर लो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको लेक्चर की जो विजिबिलिटी है और जो साउंड है वो आपको बहुत क्लियर हो। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। तो इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, मैं सोचता हूँ तो आगे करके चेयर्स को आगे और रिसीव सकते हैं, ठीक है? इस वाले स्ट्रक्चर को निकाला जा सकता है। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। सो इफ यू फील एनी प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो, ताकि हम उसको किसी तरीके से रिस्टोर कर सकें। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? ठीक है, चलिए। अब आपके पास यहाँ पे मैंने दो चीजें लिखी हैं बेटा। एक शेयर मार्केट का सेल प्राइस क्या है, वो प्राइस है जिसके ऊपर राइट नाउ मैं इस आइटम को मार्केट में सेल कर सकता हूं। कोई इशू बेटा? अच्छा, इसी को फेयर मार्केट वैल्यू बोला जाता है। फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब ये इसकी एग्जिट प्राइस है बेटा। एग्जिट प्राइस और परचेज प्राइस में फर्क होता है। जैसे डॉलर की एग्जिट प्राइस डिफरेंट है, परचेज प्राइस डिफरेंट। अब देखिएगा दोनों प्राइसेस बताते हैं। अगर आपने डॉलर को खरीदना है तो इतने में खरीदेंगे, अगर बेचना है तो उस पर बेचेंगे। तो क्लियर है? सो दिस इज नॉट अ परचेज प्राइस, इट इज एक्चुअली सेल प्राइस। जब बात को अंडरस्टैंड करें, इस सेल प्राइस में से इंक्रीमेंटल कॉस्ट इफ एनी, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है आपके पास, आप ये कहेंगे कि आपको हो सकता है इस पर इनकम करनी पड़े, वो इसमें से लेस करते हैं। ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट दो तरह से, या तो आपकी ये सेमी फिनिश गुड्स है, यानी अभी ये अंडर प्रोसेस है। अब अगर ये अंडर प्रोसेस है तो जाहिर बात है पहले मुझे इनको कंप्लीट करना पड़ेगा। जब कंप्लीट करूंगा तो फिर सेल होंगे ना। जैसे फर्नीचर मेरे पास पड़ा हुआ है, भाई ये एक चेयर कितने दिया? उसने कहा 2,000। लेकिन मेरे पास इसका स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, जो स्टील स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर मुझे इसके कुशन लगाने, तो कुशन लगाने पे पैसे लगेंगे ना। तो पहले उन पैसों को लगाना पड़ेगा, फिर ये 2,000 में सेल होगा। तो स्ट्रक्चर तो है, लेकिन मैं इससे नेट कितना रिसीव कर सकता हूं, इसका मतलब मुझे 500 इसके ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा। तो मतलब ये हुआ कि आपके पास 2,000 में से 500 को माइनस कर लो, इसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी? 1,500। सो नेट कलेक्शन कितनी है मेरी? 1,500। बेटा क्लियर है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? या दूसरा ये है कि ये आपके पास आपकी डैमेज गुड्स। बेटा डैमेज गुड्स को हम लोग बोलते हैं बैड यूनिट्स, बैड डेट्स, बैड यूनिट्स। एक होते हैं गुड यूनिट्स। बेटा गुड यूनिट्स वो हैं जो एग्जैक्टली उस क्वालिटी में जिसमें हम इसको बेचना चाहते हैं। एक है बैड यूनिट्स। बैड यूनिट्स जो है इस वक्त स्लाइटली डैमेज होती है या ज्यादा डैमेज होती है।
अब बैड यूनिट में हमारे पास दो प्रपोजिशन, या तो बैड यूनिट्स को स्क्रैप में बेचो, यदि बहुत ही खराब हो गए हैं तो फिर स्क्रैप में बेचो। अपनी बात को अंडरस्टैंड करें नहीं पर जल गए, जाया हो गए, टूट गए, अब वो इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं, इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं कि इसके अलावा हमारे पास अब कोई और हल है ही नहीं। अब इनको दोबारा से आप देखें कि गुड यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो ये बैड यूनिट्स हैं, और इन बैड यूनिट्स के ऊपर आपके पास आपको सवाए इनकी स्क्रैप रिकवरी, स्क्रैप वो जिससे आपके पास आप ये कह लें कि ये चीजें Excuse me, sir. बेटा खैरात अभी आवाज आ रही है, वीडियो क्लियर हुई? सर आवाज आ रही है? यस सर, हो गई। तो आपके पास तो बेटा कौन सा ये माइनस लेस, ठीक है बेटा, तो बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, या तो ये इतनी बुरी तरीके से डैमेज हो गई थी कि स्वाय स्क्रैप की और मेरे पास कोई हल ही नहीं। मैंने बताया इस एसी का कंप्रेसर भी आपके पास लाइट की फ्लक्चुएशन हुई, बड़ी सीधी, कंप्रेसर उड़ गया इसका, वो फट गया आपके पास, मतलब खाली डैमेज ही नहीं हुआ, ब्लास्ट कर। इधर से आपके पास इसका जो इनर में इसकी लाइन होती है अंदर, वो आपके पास अभी की डैमेज बड़ी नाजुक सी लाइन है। देखिए कि क्लास खत्म होगी ना, उसके बाद ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो पहली बात बेटा आपके पास क्या, आपके पास ये इतने डैमेज हो चुके हैं कि अब सिवाय स्क्रैप की और मेरे पास कोई। अच्छा, दूसरा मामला मेरे पास क्या है, डैमेज तो हुई है लेकिन रिस्टोर हो, हल्का सा रीवर्क इसके ऊपर कर लेते हैं, ये दोबारा से ठीक हो जाए। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, तो अगर चीजें डैमेज हो गई है, बैड यूनिट्स हो गई, तो बैड यूनिट को वापस गुड यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ कॉस्ट इस पे इनकर करनी होगी। सो ये वाली चेयर 2000 में सेल हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर मुझे 100 रुपए की कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। 100 रुपए की कॉस्ट इनकर करूंगा तो फिर ये 2000 में सेल होगा, तो नेट रिकवरी मेरे पास क्या है? तो एनआरवी एक्चुअली इट इज नेट रिकवरी। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। इसी तरह से इंक्रीमेंटल या डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस, बेटा ये वो एक्सपेंसेस हैं जो इस सेल की वजह से आएंगे। अगर ये सेल परफॉर्म करें तो ये एक्सपेंसेस हैं, जैसे हमने अपने पास अपने सेलमैन को कमीशन दिया, अब कमीशन का मामला है कि जो भी सेल परफॉर्म करेंगे उसका 2%, 3%, 5% हमने उनको कमीशन देना है। इसका मतलब अगर सेल होगी तो 5% का कमीशन आपको जाएगा। इसका मतलब मुझे नेट क्या मिलेगा? अगर आप इस चीज को देखिए कि 500 की चीज सेल हो रही है और मैंने उस 500 पे 5% उसको कमीशन देना है, तो 25 रुपीज तो सेलमैन ले जाएगा, मुझे तो 475 बचेगा। बेटे मेरी बात को फॉलो करें, या मैंने कस्टमर के साथ ये कमिट कर लिया है कि यार मैं तुम्हें इस चीज को ट्रांसपोर्ट करके दूंगा, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मैं बियर करूंगा, तो मेरे लिए एनआरबी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बाद होगी। आप मेरी बात को फॉलो करें, 100 मुझे इसको ट्रांसपोर्ट करना है, 125 रुपए का कमीशन मैंने उसको दे दिया, 15 रुपए मैंने ट्रांसपोर्टर को दे दिए, तो नेट मुझे जो चीज बची वो आपके पास अभी कहेंगे 460 बची। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। सो दिस इज एनआरवी, एनआरवी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी, ताकि मुझे पता तो चले कि जो इन्वेंटरी के यूनिट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं इनके बदले में मुझे मिल क्या सकता है। आपको मेरी बात तो समझ में आ गई? क्लियर है या नहीं? ठीक है,
एनआरवी नहीं बेटा, प्रॉफिट नहीं। एनआरवी का मतलब है कि इतनी प्राइस में, मतलब आप ये कहेंगे नेट मुझे इसको बेच के इतने पैसे मिलेंगे, फिर इसके बीच में से कॉस्ट को माइनस किया जाएगा, फिर इसके बीच में से आप ये कि अपने एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो फिर प्रॉफिट तक पहुंचेगा। हाँ, इट इज एक्चुअली रेवेन्यू। बेटा मेरी बात को, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, ये वो है जो मेरा एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कि जो इस इन्वेंटरी के बदले में इतने पैसे मैंने। इज इट क्लियर हो रहा? भाई किसी को मसला तो नहीं। अब नेक्स्ट लेवल पर है, आपके पास, इसको याद रखना आगे अमेरिकन में एनआरबी के ऊपर बड़ी डिस्कशन, बिकॉज एक बड़ा सादा सा सवाल है, कॉस्ट ऑफ एनआरबी व्हिच आवर्स लोड शुड बी रिपोर्टेड। इसका मतलब मुझे इन्वेंटरी से रिलेटेड मेरा एग्जामिनर एनआरबी की एप्लीकेशन देगा, ठीक है। अब आगे एक्चुअली जो ये वाला टॉपिक है इसको आप पहले से जानते हो, इन्वेंटरी वाला टॉपिक आपको ज्यादा काम नहीं करेगा, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन कि आप इसके लेक्चर प्रॉपर लो, होमवर्क प्रॉपर कर लें, ये चैप्टर आपको काम नहीं करेगा। मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे। अब बेसिकली है वही परपेचुअल प्रोडक्ट, हमने पहली दफा परपेचुअल प्रोडक्ट को डिटेल से पढ़ा, बेटा मेरी बात को फॉलो करें। आपको याद होगा हम पहले काम किया करते थे, कैरी परचेजेस को डेबिट कर दे, इन्वेंटरी को डेबिट कर दे। सवाल ये पैदा होता है कि उसमें कॉस्ट क्या लिखेंगे, मेजरमेंट क्या है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। अच्छा भाई, आज से दोबारा से मैं वही असूल अप्लाई कर रहा हूं, अगर क्लास में किसी का सेल फोन बचेगा तो बजेगा, तो फिर आपकी ना पूरी क्लास को उसमें आप ये कह लें कि यूज कराना होगा, और अगर मेरा सेल फोन बजेगा तो मुझे खाना खिलाना होगा, मैं इसलिए देखना है, ठीक है। आप मेरे सेल फोन पे कॉल कर सकते, आप फिक्र ना करें, ठीक है, ठीक है। अब ये ध्यान में रख लेना कि क्लास पूरी देखो, तुम्हारी क्लास काफी छोटी क्लास है, ठीक है। तो क्लास में इस वक्त भी 100 के करीब आप बैठे में हैं, बाकी तो आगे पीछे देखने वाली बात है। तो अगर एक यूज जो है वो आपके पास 25 रुपए का भी है तो 25 है, और ये ना कि ये कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्लास में आपकी सेल फोन की बोली लगेगी, ठीक है। और कुछ के सेल फोन से बड़े कीमती हैं, उनके लिए आप एक लोग ज्यादा पैसे भी देने के लिए, ये बेटा बिल्कुल नहीं सकता बेटा, लेकिन सेल फोन पे रैम रखा जाए। चलिए इधर बेटा, इधर प्लीज। अब पहली बात यार, उसमें वैल्यू क्या हो, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो मुझे इन्वेंट्री की कॉस्ट ऑफ परचेज, मुझे मेजरमेंट करनी है बेटा कॉस्ट ऑफ परचेज, या कॉस्ट ऑफ परचेजेस में मैं क्या चीजें इंक्लूड करूं, क्या क्या चीजें हों, तो क्लियर है। तो इसके बीच में पहला आइटम लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट्स एंड अलाउंस। सेकंड, इसमें मैं प्लस करूंगा ऑल एक्सपेंसेस, ऑल दोज एक्सपेंसेस जो इसको लोकेशन ऑफ सेल
या यूज के लिए जरूरी। इसमें मैं प्लस करूंगा नॉन रिफंडेबल, एंड नॉन एडजस्टेबल। अगर कभी क्रिटिकली आपसे पूछा कि यार कॉस्ट ऑफ परचेजेस कैसे निकाली जाती है, तो तीन आइटम है, तीनों को बता दीजिएगा। दैट इज कॉस्ट ऑफ परचेजेस और दिस इज कॉस्ट ऑफ परचेज। फिर बात समझ में आ रही ना? वन बाय वन अब इन तीनों लाइनों की एक्सप्लेनेशन, ठीक है? पिक्चर लेनी तो ले लो। कॉस्ट ऑफ परचेजेस मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं बेटा। आगे चलो। अच्छा, लिस्ट प्राइस बेसिकली आपकी एंड यूजर प्राइस, रिटेल प्राइस, नॉट रिटेलर प्राइस, रिटेल प्राइस जिसके ऊपर आपने इसको बेचना है। बेटा बात को फॉलो करो। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करो। याद है ना, ट्रेड डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं होता, ये सेल प्राइस परचेज प्राइस की डिटर्मिनेशन के लिए होता है। इसको इसमें से माइनस करो। अगर कोई रिबेट है कि मैंने पैसे तो दिए हैं लेकिन ये पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे, उसको माइनस करो। अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव है और उसके डिफेक्ट की वजह से प्राइस में कोई कमी की गई तो अनाउंसमेंट है, वो भी माइनस करो। बेटा ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपके पास आप ये कह लें कि इसके बीच में से कोई भी ऐसा आपके पास ट्रेड डिस्काउंट को ऐसा आइटम है तो आपने उसको एडजस्ट करो। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। इज इट क्लियर और नॉट? फॉर एग्जांपल एक चीज जिसकी कॉस्ट मेरे पास आप ये कहें कि 15,000 की थी और उस पर मुझे 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, तो मुझे रिकॉर्डिंग कैसे करनी चाहिए? मुझे सबसे पहले इसकी मेजरमेंट करनी चाहिए कि यार ये जो चीज जिसकी लिस्ट प्राइस 15,000 है ये मुझे 15,000 में नहीं मिल रही, मुझे इस पे 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर इसके ऊपर 20% का ट्रेड डिस्काउंट है तो 15,000 पे पहले 20% का ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करो। क्लियर है? सो इसका मतलब कि 15,000 लिस्ट प्राइस तो जरूर है लेकिन मेरी परचेज प्राइस नहीं। मुझे पहले इसमें से 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा और कहीं लिखना नहीं है, लिखूंगा तो गलत होगा। बेटे मेरी बात को फॉलो करें। तो नेट अमाउंट कितने? 12,000। तो मुझे रिकॉर्डिंग कैसे करनी चाहिए? परचेजेस या इन्वेंट्री? परचेजेस और इन्वेंट्री, इसको डेबिट कर दूं, ठीक है बेटा, 12,000 से, और कैश को या पेबल को क्रेडिट कर दूं 12,000। इज इट क्लियर और नॉट? कोई मसला तो नहीं? ये इसकी करेक्ट है। और अगर कभी एंट्री ऐसे हो जाए कि इंस्टेड ऑफ दिस मैं यूं कर लूं कि मैं परचेजेस में 15,000 लिखूं, कैश या पेबल मैं 12,000 करूं और ट्रेड डिस्काउंट ले लूं 3,000 का,
उसे गलती हो गई, मैंने दो चीजों को गलत कर दिया, मैंने परचेजेस को ओवर वैल्यू कर दिया, मैंने ट्रेड डिस्काउंट को जिसको रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहिए था रिकॉर्ड कर दिया, तो इमीडिएटली मुझे रेक्टिफाइंग एंट्री परफॉर्म करनी पड़ेगी। ट्रेड डिस्काउंट को डेबिट करके खत्म कर दूंगा, परचेजेस को 3000 से कम कर। बेटा आपको ये बात समझ में आ रही है? तो इस पे किसी को मसला तो नहीं? बेटा क्लियर है? कोई इशू तो नहीं बेटा इस पे? तो पहली चीज कि आपके पास आपने ट्रेड डिस्काउंट को इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाया, और अगर कभी किसी ने बनाया तो गलत किया, उसे मुझे रेक्टिफाई करना होगा। बेटा क्लियर है? इसके बाद हर वो एक्सपेंस जो इसको लोकेशन ऑफ सेल पे या लोकेशन अब लोकेशन ऑफ सेल क्या बेटा, कि अगर आपके पास अपनी चीजें वो है कि जैसे खरीदी वैसे ही बेच दी, तो फिर तो बात सीधी होगी ना कि आपने चीजों को खरीदा, सेल पॉइंट तक लेकर आए, वहां तक की कॉस्ट इसकी परचेजिंग में ऐड करें, वहां से आगे आपके पास सेल कर दिया। अगर ये रॉ मटेरियल है जिसको प्रोसेस करना है, तो इसका मतलब फैक्ट्री के पहुंचने तक की कॉस्ट और फिर वहां से आगे इसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट वगैरह डाल के आगे चले। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है बेटा। अब ये जो कॉस्ट है, आपके पास इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड ये कहता है, IS2 ये कहता है कि इसको इसकी कॉस्ट में शामिल करो, ये सारी कॉस्ट इसकी कॉस्ट में शामिल करो। अब वो कॉस्ट कौन सी है जिनको शामिल करो? तो मेरी बात को फॉलो करें। अब मैं दोनों को एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर उसके बाद इसकी पिक्चर ले लीजिएगा, फिर टैक्स इसको एक्सप्लेन। बेटा बात समझ में आ रही? क्लियर है? अब ये किस तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं? पहला ट्रांसपोर्टेशन। ये वो कॉस्ट है जो मेरे वेयर हाउस तक लाने के लिए जरूरी है, मेरी फैक्ट्री तक लाने के लिए जरूरी है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, इस कॉस्ट को मुझे ऐड करना पड़ेगा किसमें? परचेज कॉस्ट, कि जितने में खरीदा वो तो है ही है ना बेटा, प्लस ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जो मुझे बियर करनी है। तो मसला तो नहीं बेटा? आप देखो बेटा यहाँ पे इसी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम लोग कैरिज के नाम से भी जानते हैं, सिंपल कैरिज। इसको कैरिज ऑन परचेजेस भी बोला जाता है, इसको कैरिज इनवर्ड भी बोला जाता है, और इसको कैरिज इन भी बोला जाता है। कैरिज इन, बस इतना लिखो बेटा। क्लियर है? ट्रांसपोर्टेशन, ये जो आपके पास आपकी जो रोड व्हीकल्स है, मूव करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो सारे के सारे, तो कोई मसला तो नहीं? बेटा वो शिपमेंट कॉस्ट, शिपमेंट की लोकेशन नहीं आती बेटा, हम उसको थोड़ा सा वर्क करते हैं। इसलिए आपको याद होगा कि आपके पास सबके ट्रायल बैलेंस में कैरेज रेट अलग हेड्स के साथ पास का इकट्ठे दिया, ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम उसको अलग समझे तो मुनासिब। अब इसी में दूसरी कॉस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट, बेटा इसको रुपया हमने LC बोल, LC ओपनिंग किया, लेटर ऑफ क्रेडिट। बेटा इंपोर्ट करने के लिए हमारे लिए इशू ये होता है कि जो जब हम इंपोर्ट की तरफ आते हैं तो जो एक प्रॉब्लम हमारे पास बीच में आ जाता है, ये आ जाता है कि अगर मैं उसको पैसे दे दूं, अब मेरा सप्लायर बैठा हुआ है चाइना में, जापान में, अमेरिका में, UK में, तो अगर मैं उसको पैसे डिलीवर कर दूं और मुझे प्रोडक्ट ना दे तो मैं क्या करूं? लॉट डिफरेंट है ना बेटा। इसी तरीके से अगर वो मुझे गुड्स दे दे और मैं उसको पैसे ना दूं तो वो क्या करे?
तो फिर इसके लिए एक अरेंजमेंट कर दूंगा। मैंने परचेजेस करनी है तो मैं यहाँ पे अपने बैंक से एक लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करूंगा कि सर मेरे बिहाफ पे आप ये चीजें उससे परचेज करें। तो जो यहाँ का बैंक है वो यूके वाले बैंक के साथ अपनी डीलिंग कर लेंगे। उसको कहेगा यार ये जो फलाना सप्लायर है ये चीजें खरीदो, उसको पेमेंट कर दो, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूँ। अब उसके बाद वो जो यूके वाला बैंक है वो इस बैंक को पाकिस्तान में जो है उसको ये चीजें भिजवा, जब ये चीजें यहाँ पर पहुंच जाएंगी तो वो जो मेरा बैंकर है वो मुझे कॉल करेगा, कहेगा सर आपका सामान आ गया, ये अपने पैसे दे और ले। अब बात को अंडरस्टैंड करें। अच्छा, नौ बात ये है कि अगर मैंने इसे सपोज $10 मिलियन की परचेजेस की तो $10 मिलियन तो मुझे पे करना ही करना ना, वो तो ये है ना, ये ऊपर वाला। तो यार ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है इसकी जो सर्विसेज मुझे बैंक दे रहा है और इतनी पेन ले रहा है तो डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ चार्जेस भी लेगा। तो वो जो चार्जेस उसने मुझसे कलेक्ट करने हैं वो लेटर ऑफ क्रेडिट ओपनिंग चार्जेस का है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, तो उसको भी इसकी कॉस्ट में इंक्लूड किया। बेटा कोई मसला तो नहीं? ठीक है बेटा। इसके साथ आपके पास आपकी लोडिंग अनलोडिंग चार्ज, लोडिंग अनलोडिंग चार्ज, आपकी इस सामान को लोड करने के चार्जेस, इसको अनलोड करने के चार्जेस ये आपसे चार्ज किए जाते हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अब लोडिंग एक तो वो है ना कि जो कंटेनर्स के बीच में लोड किया जाता है। बेटा एक लोडिंग वो होती है कि जो हमारे इस सामान को शिप के ऊपर लेकर जाए, शिप के ऊपर। आपकी जो ग्वादर पोर्ट है ये रब होने के नामों में से पाकिस्तान डीप सी वाटर, इसमें बड़े बड़े जो क्रूज शिप्स हैं वो बिल्कुल डॉक के साथ आते हैं। आप देखो अगर ग्वादर पोर्ट के बीच में ना आपको जो उसकी पिक्चर्स है ना उसमें आपके पास ऊपर उसके ना क्रेन्स बने, लिफ्टर्स बने, बड़े बड़े लिफ्टर्स हैं जो डायरेक्टली उस शिप से इस कंटेनर को उठाते हैं और उठा के इसको डॉक के ऊपर। ये बड़ी ब्लेसिंग है, आपकी सोच है कि कितनी तेजी के साथ आपका ये सामान यहाँ से आप ये कहें कि एक के मुंह, ये जो बड़े बड़े जहाज है ना ये साल के करीब नहीं आ सकते। अगर ये साल के करीब आएंगे तो ये इतने हैवी व्हीकल्स होते हैं आपके पास कि आपके पास ये रेत में धंस जाए, और अगर एक दफा रेत में धंस गए ना तो फिर उन्होंने निकलना नहीं, बहुत मुश्किल होता है वहां से। अपनी बात को अंडरस्टैंड करें। तो इसलिए अगर आपने कभी वो गोरोंगी वो देखा ना टॉप वाला, तो उसमें ना वो बड़े ऐसे ना डीप सी के बीच में वो आपके पास एक पाथ जा रहा है और ये इतनी सी रात है उसके अंदर वो पाथ वहां तक जाता है और वहां से आपके पास आप ये कह लें कि वो डीप सी में चला जाता है। वहां पे आपके पास आपका शिप वो खड़ा होता है, वहां से फिर सामान को लाता है। तो आपको देखें कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उनकी कितनी बढ़ जाती है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस कितने बढ़ जाते हैं। अपनी बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। और उसको खाली करना, अब किसी ने बैरेज जहाज को करीब से देखा नहीं, मान करीब से देखा बेटा तो कैसा लगा? बहुत बड़ा। जैसे आपके पास आप ये कह लें कि जो उसका जो साइज है वो आप किसको उससे बढ़े, इस वक्त हम उसको जूम नहीं कर सकते, तो वो मेरी आपकी अजम्पशन से बढ़े। आप टाइटनिंग की बात करें, आपने उसको करीब से नहीं देखा, आप देखते तो आपको एहसास होता वो है क्या, और फिर आपको रब की कुदरत के बारे में एहसास होता कि इतने बड़े बड़े जहाजों को तिनके की तरह वो उलट रहे हैं। इतने बड़े बड़े आपके पास आपके शिप्स हैं, जब ये समुद्र में ट्रेवल करते हैं तो समुद्र की एक लहर उनको उठा के परे फेंक देती है, तो उसकी कुदरत है, उसकी ताकत है। सो कहने का मकसद ये है कि ये जो ग्वादर पोर्ट है, आपका ग्वादर पोर्ट ऑपरेटिव हो जाए, अगर पूरी कौम अफीम खा के भी सो जाए ना
तो तब भी उसके लिए कोई मसला नहीं। और आप हमें तो नहीं ना पता यार, रॉ में आपके पास स्पेशल सेल क्रिएटेड है ग्वादर पोर्ट को इनएक्टिवेटेड करने के लिए। अमेरिकन को न्यूयॉर्क टाइम ने गालियां दी थी अमेरिकन गवर्नमेंट से, कहता कि बेलाल तो तुमने पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया है और जिस वजह से पाकिस्तान चाइना के साथ एफिलिएट हो गया, इस ग्वादर पोर्ट पे तुम्हें कब्जा करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ सही दोस्ती करो, ये टेररिज्म जो तुमने उसके मुल्क में फैलाया उसको मत फैलाना करने को, इसको वाकई फैसिलिटेट करते। और ये जो ग्वादर है ये इसको किसी तरीके से कैप्चर करते हैं, स्ट्रेटेजिक और ट्रेडिंग दोनों हिसाब से आउट क्लास पोर्ट है। रिसोर्सेज बेतहाशा है पाकिस्तान, इतने रिसोर्सेज हैं जिसको कोई नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ जो रेलवे लाइन के साथ आपके पास आपकी जो जमीन खाली है, जो रेलवे लाइन के साथ अगर आप उसके ऊपर सब्सिडी काश कर दें, आप 6 महीनों में दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन जाते हैं वेजिटेबल। आप मोटरवे के साथ डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक, आपके इतने लश ग्रीन आपके पास फील्ड्स हैं, फ्रूट फार्मिंग कर रहे हैं। आपकी सोच है कि डेयरी फार्मिंग और फ्रूट फार्मिंग के बाद पाकिस्तान ने 2 साल क्या करें, 2 साल कैसे दुनिया का बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन गया। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि पाकिस्तान रेलवे खसारे में क्यों है। यार ये पर्सनालिटी इज अ पर्सनालिटी इज जस्ट अ मिनिस्टर, ये परफेक्ट है। एक्चुअली जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, वो पर्सन जो रेलवे का आप ये कहेंगे जो सेक्रेटेरियल लेवल पे उसको सुपरवाइज कर रहा है, वो जी वो इतना बूफ है कि उसको पता नहीं कि ये सब कुछ किस तरह से करना है। पीआईए फ्लैट कर दिया ग्राउंड पर, जो रईस की कसर थी वो इस गवर्नमेंट ने, हर एक ने अपने बस के मुताबिक नुकसान किया। वे दुनिया का बेहतरीन एयरलाइन में से टॉप रैंक एयरलाइंस आज की कंडीशन में अलग है। पीआई के पास कुछ एक्सक्लूसिव राइट्स हैं जो किसी दुनिया की एयरलाइन के पास नहीं है। खत्म कर दिया अपने सो आप ये कह लें कि आपके पास अल्लाह ताला ने इतने रिसोर्सेज दिए हैं और फिर जो आपके पास आपकी जो आईक्यू लेवल आपकी कौन है, आपकी सोच है कि जो आईक्यू लेवल आपकी कौन है, दुनिया के बेस्ट आईक्यूज के बीच में आपको तस्वीर दो इंटेलिजेंस लेवल है दुनिया के। मैं कहता हूं शायद वो मुल्क खाली हो जिसके बीच में पाकिस्तानी कौम के लोगों ने टॉप लेवल की सर्विसेज मिल दी। आपके जो कारीगर हैं इनके हाथ सोने के, इतने कमाल ये लोग हैं, इतने कमाल ये लोग हैं। मैं मतलब इतना टॉप लेवल का अल्लाह ताला ने आपको आईक्यू दिया आपकी सोच। मैंने अपनी जिंदगी में एक दफा सिर्फ बॉडी बिल्डिंग का इक्विपमेंट बनते हुए देखा, मैंने अपना पूरा जिम खुद बनाया, एक दफा बनते हुए देखा तो बनता कैसे, उसके बाद मुझे किसी की रिक्वायरमेंट तो छोड़ उसको। मैं आपको बता रहा हूं कि ये लेवल है, ये लेवल आपके पास। अफसोस ये है कि आज तक हम कौम नहीं बन सकते। वी आर इंडिविजुअल्स, वी आर नॉट अनफॉर्चुनेटली नॉट अ नेशन। जिस दिन नेशन बन गया ना बेटा, जिस दिन हम अपनी कौम से अपने जात बरादरी से बाहर निकल गए, अपनी जात से बाहर निकल गए, आप यकीन रखिए जब हमारे लिए हमारे नेशनल इंटरेस्ट हमारे पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर प्रेफरेंस ले गया, आपके इस मुल्क को कोई कंपीट नहीं कर सकता, ना ट्रेडिंग में, ना डिफेंस में, ना किसी जगह। दुनिया की बहादुर कौम है, दलेर,
बाकी लोग जो है वो लड़ाई को आप ये कह लें कि वो उनसे उनकी जान जाती है। जहाँ पे लड़ाई हो रही है हमारे लिए तमाशा बन जाता है, एंजॉय कर रहे हैं। चलिए यहाँ देखें, इधर वो आधे घंटे के बीच में वो लड़ाई हम अपने घर लेकर आते हैं। उधर दूसरे दो लोग लड़ रहे होते हैं, आधा घंटा नहीं लगता। अगर हम 10-15 मिनट वहां पे खड़े होते हैं, उनकी खत्म हो जाती है, हमारी शुरू हो जाती है। लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस जो कॉस्ट है, कॉस्ट में शामिल है। इसी तरीके से आपके पास आपके डॉक चार्जेस, लैंडिंग चार्ज, कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। डॉक चार्जेस जब भी आपके पास आपके अपना एंकर गिराता है ना वहां पे, तो उसके चार्जेस दिए जाते हैं। जब ये लैंड करते हैं ना एयरपोर्ट के ऊपर, आपके पास आपका कार्गो जो प्लेन है, उसके चार्जेस दिए। डॉक चार्जेस, लैंडिंग चार्ज, कॉस्ट में शामिल है। ठीक है बेटा, क्लियर है? इसी तरीके से इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, वो इंश्योरेंस जो इन ट्रांजिट के लिए जरूरी है, जिसको मैरीन इंश्योरेंस का भी नाम दिया जाता है, वो भी कॉस्ट में शामिल की जाती है। क्योंकि मैरीन इंश्योरेंस इन ट्रांजिट इंश्योरेंस के अलावा जब तक आप इसको करेंगे नहीं, आपका लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन ही नहीं किया, ये लाजिम है और नेसेसरी कॉस्ट है, जिसको आपने इसकी कॉस्ट में इंक्लूड किया। तो बात को फॉलो करें। इसी तरीके से आपकी फ्रेट चार्ज, फ्रेट चार्ज जिसको शिपमेंट एंड हैंडलिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। बेटा बात को अंडरस्टैंड करें तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह की और भी प्रॉब्लम। ट्रांजिट बेटा जब आप उसको ट्रांजिशन मतलब जब उसको लेके आ रहे होते हैं ना रास्ते आप, तो उसको ट्रांजिट बोलते हैं। ठीक है, सॉरी बेटा, हाँ दोनों तरह से। जब आपके पास जितने अर्से तक वो शिप आपके पास डॉक पे रहता है, तो उसकी कॉस्ट चार्ज है। जी बेटा, क्लियर है? चले लो जल्दी से। फ्रेट चार्जेस बेटा, ये जो गैरी जहाज का किराया था उसको फ्रेट बोलते। शिपमेंट कॉस्ट बेटा, बात को फॉलो करें। शिपमेंट कॉस्ट, फ्रेट चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, ये सारे के सारे इसके कॉस्ट में इंक्लूड किए। ठीक है बेटा, लैंडिंग चार्जेस कभी हवाई जहाज पे सफर किया बेटा? वो इधर इधर सुने सुने, मेरे अंकल बैठे हुए थे तो बड़े अखबार पढ़े, तो वो ना थोड़े सरप्राइज भी थे, तो बड़े हैरत से ना वो देख रहे हैं, तो सामने उन्होंने खबर देखी अखबार में, तो फिर ऐसे ना पीछे करा दिया। क्या हुआ? कहते बड़ी अजीब सी खबर है। अंकल क्या कहते हैं, 2 जहाज थाना एयरपोर्ट पे लैंड कर, कहते हैं अभी जहाज एयरपोर्ट में मतलब थाने में कैसे लैंड कर सकते हैं? तो पता चला वो नहीं होते, वो जो रंची होते वो के इन्होंने पकड़े थे, तो उन्होंने उसको हेडिंग दे दी कि यार 2 जहाज उसमें लैंड। अब जिस वक्त आपके पास आपका ये जो नॉर्मली बेटा इधर जब आपके पास रनवे के ऊपर आपका ये जो प्लेन है ना, ये जब आप इसको टच करते हैं ना, तो बहुत तेज फ्रिक्शन है, ये बहुत ही तेज फ्रिक्शन इसके बीच में। और जो आपके पास आपकी आप ये कह लें कि जो वो पूरा रनवे होता है ना, वो इससे डेप्रिशिएट होता है। लेकिन जब कार्गो प्लेन आपके पास आता है ना, तो वो बहुत लोडेड प्लेन होता है। तो जब वो आपके इसको टच करता है, तो एविएशन वाले आपसे एडिशनल चार्जेस लेते हैं, एडिशनल चार्जेस, लैंडिंग चार्जेस। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, वो ये कॉस्ट आपसे भरवाते हैं कि यार क्योंकि आपकी वजह से ना ये एयरपोर्ट, ये जो हमें रनवे है इसको रिस्टोर करना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस कंपनी की लाइफ होती है, तो उसके बीच में ये जो लैंडिंग होती है, फिर इनसे ये आपके पास ये कॉस्ट बियर करवाते हैं। बेटा क्लियर है? कितनी दफा जाओ,
ठीक है, ये लैंडिंग है ना, डॉक चार्जेस, लैंडिंग चार्जेस, ये सारे के सारे आपको। अच्छा भाई यहाँ तक ठीक है? कौन से बेटा? ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट ओपनिंग चार्जेस हैं, इसमें वो एडिशनल रेम्यूनरेशन है जो बैंक हमसे चार्ज करता है अपनी सर्विसेज के, ठीक है। जैसे अगर आपने $10 मिलियन का लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवाया तो वो इसका 1% 2% आपसे ओपनिंग चार्जेस भी है, तो जो 1-2% है वो एडिशनल कॉस्ट है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ठीक है। इसको रब कर दूं। अब इसी तरीके से आपके पास क्या बेटा, प्लीज 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 मुझे आपकी मदद चाहिए। अब इसके बाद आपके वो टैक्सेस थे जो दो चीजों में थी, एक बेटा वो नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल, बेटा क्लियर है? आगे चलूं? नॉन रिफंडेबल, नॉन एडजस्टेबल। नॉन रिफंडेबल का मतलब यह है कि टैक्सेशन अथॉरिटीज कभी इन पैसों को आपको वापस नहीं करते, जिसने पैसे लिए वो वापस नहीं करते। नॉन एडजस्टेबल का मतलब कि सम टाइम ये होता है कि चार पैसे वापस नहीं करेंगे, लेकिन जो तुम्हारी फाइनल टैक्स लायबिलिटी बनेगी उसमें से लेस करेंगे। एडजस्टेबल भी। अब ये कौन से टैक्सेस हैं? कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्राइड ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। क्लियरिंग चार्जेस, ये वो टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट आपसे चार्ज करे और ये आपके पास आपके रिफंडेबल नहीं है, एडजस्टेबल नहीं है, बस इसी परचेजेस का रिलेटेड है क्योंकि आपने इसको खरीदा सो आपको ये बेयर। बेटा क्लियर है? अच्छा, अब यहां देखिएगा बेटा, सो एक्चुअली आपको उन टैक्सेस को देख लेना है जो रिफंडेबल, एडजस्टेबल, लेकिन दूसरे अल्फाज में ये वाले टैक्सेस कॉस्ट पे नहीं, उनके मैं नाम लिख देता हूं। जैसे इनकम टैक्स, बेटा इनकम टैक्स कॉस्ट में शामिल है, ठीक है। एडवांस टैक्स कॉस्ट में शामिल है, विद होल्डिंग टैक्स कॉस्ट में शामिल नहीं है क्योंकि ये सारे एडजस्टेबल, रिफंडेबल, ठीक है। इसी तरह से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कॉस्ट में शामिल है। अगर इन चारों नामों का आपके पास आप लिखेंगे, कोई भी टैक्स आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए, एडवांस टैक्स आ जाए, विद होल्डिंग टैक्स के नाम से आ जाए, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के नाम से आ जाए, बेटा इनको आपने कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये एडजस्टेबल है, रिफंडेबल है। तो अगर एग्जामिनर आपको दे रहा है कि जी परचेजिंग को इतना इनकम टैक्स पे किया, खबरदार कॉस्ट में नहीं शामिल है, तो वो अलग है। बेटा क्लियर है? बेटा क्लियर है? ठीक है। इसी में एक स्पेशल टॉपिक है सेल्स टैक्स। बेटा इसका दूसरा नाम वैल्यू एडेड टैक्स। ये एक ऐसा टैक्स है बेटा जो आपकी हर सेल के ऊपर लगता है, हर सेल। यानी आप ये कह लें कि जब कभी भी आप परचेजेस करेंगे तो वो उसकी सेल होगी, जो आपके पास आपका सेलर है उसको सेल टैक्स बियर करेंगे। जब हम सेल करेंगे तो ये हमारी सेल है, हमें भी सेल टैक्स बियर करना। क्या मेरी बात को फॉलो करें? सेल टैक्स एक्चुअली एंड यूजर से चार्ज किया, जो असल सेल टैक्स है वो एंड यूजर से चार्ज किया जाता है। और इन बिटवीन दरमियान में आपके पास आपकी चीजें मूव होती हुई चलती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि गवर्नमेंट ने 18% का सेल टैक्स लगाया, 18% का सेल टैक्स, ये जी सेल टैक्स 18%। इसका मतलब कि जब मैं अपनी चीजों को परचेज करूंगा, अगर इन चीजों की कॉस्ट जो है, जो परचेज प्राइस है मेरे पास, वो
से ₹20,000 की है, तो मेरे लिए लाजम होगा कि 18% का साथ मैं सेल टैक्स दूं। तो उसका मतलब ये होगा कि 20,000 की जो चीजें मैंने खरीदी हैं इस पर 18% लगाऊंगा तो 3600। तो मुझे 20,000 की चीजों को खरीदने के लिए उसको 23,600 पे करना, जिसमें से 20,000 उसके होंगे और वो 3600 गवर्नमेंट को जमा करेगा। तो मेरी बात को फॉलो करें और मेरे नाम से ये सेल टैक्स गवर्नमेंट के पास एडवांस में डिपॉजिट है। बात क्लियर है? सो होगा इस तरह से कि मेरी परचेज जो आपके पास प्राइस है वो तो 20,000 ही रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ सेल टैक्स एट द रेट 18% जो कि 3600 बनेगा वो भी पे करूंगा। तो जो कैश पेड होगी, कैश पेड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग वो 23,600। बात समझ में आ रही? 20,000 चीजों की परचेज प्राइस, 3600 सेल टैक्स आ गया, तो टोटल जो पे करना पड़ेगा बेटा वो क्या पे करना पड़ेगा? 23,006। कोई मसला तो नहीं? अब सारे बातें इन्वेंट्री है मेरी, मैंने रखना तो नहीं इसको अपने पास, बेचना है ना बेटा। तो जब बेचने के लिए जाऊंगा तो फिर मैं सेल करूंगा, बड़ा क्लियर है? अब जिस वक्त मैं इसको मैं रब कर सकता हूँ, इसको रब कर सकता हूँ बेटा। ऑनलाइन जो लोग हैं यस सर कर दें। अब ये जब मैं सेल करने के लिए जाऊंगा तो नाउ सपोज मैंने इन 20,000 वाली चीजों को 30,000 में सेल, मैं 20,000 की चीजें मैंने खरीदी लेकिन इन्हीं चीजों को मैंने 30,000 में सेल किया। इसका मतलब बेटा इधर देखो, इसकी सेल्स प्राइस मेरे पास 30,000। नाउ आई एम लायबल कि मैं इस कस्टमर से 18% का सेल टैक्स कलेक्ट करूं। ठीक है बेटा, मैंने 30,000 की चीज बेची, जिस बंदे ने मुझसे 30,000 में इस चीज को खरीदा है, ही इज लायबल कि वो मुझे 18% का सेल टैक्स पे करे। बेटा क्लियर है? अब सेल्स टैक्स उसी तरह से एट द रेट 18%, ये बनेगा बेटा 5400। इसका मतलब कि जो कैश कलेक्शन होगी एट द टाइम ऑफ सेल, दैट इज 25,000। एंड के बात समझ में आ गई? 18% का सेल टैक्स लगना है भाई। सेल प्राइस क्या 30,000, बेचा किसने 30,000, तो मुझे 18% का सेल टैक्स उस बंदे से कलेक्ट करना जो ये चीजें खरीदे। तो मैंने क्या किया कि 30,000 के ऊपर 18% लगाया, वो बना 5400। तो 30,000 इसकी सेल प्राइस 18% 5400, तो वो पर्सन मुझे 35,400 देते हैं। क्लियर है? अब एक बात सुनो, ये सेल टैक्स है मेरा नहीं, किसका? गवर्नमेंट। अब एक इधर अंडरस्टैंड करो इस चीज को। मैंने जो 5400 कलेक्ट किया इसमें से मैं अपना 3600 रख लूंगा, अपना 3600 रख लूंगा, और जो इंक्रीमेंटल 1800 है वो मैं गवर्नमेंट को देता हूं। सो दूसरे अल्फाज में मेरा 3600 मुझे वापस मिलेगा, मेरा 3600 मुझे वापस मिलेगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। और जो बैलेंसिंग फिगर थी वो मैंने किसको पे कर दी बेटा? गवर्नमेंट। तो बात समझ में आ रही? अब देखो रिकॉर्डिंग देखो, ये तो मेजरमेंट थी। तो जब मैं परचेजेस करूंगा तो रिकॉर्ड कैसे होगा? पहले 3600 दिए, उसके बाद दोबारा से 1800 रुपए दिए। हाँ, 3600 पहले पे किए,
फिर 1800 और पे कर दिए, तो हमने तो ऑलरेडी पे किया हुआ था ना, हाँ, तो दोबारा हमने गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिया, दोबारा आपको लगे नहीं होगा क्यों नहीं। पहली बात सुनिएगा, हमारा रेवेन्यू ये सर क्वेश्चन है जी बोले सर 3600 तो हम अपने उसको जो हमारा सप्लायर होगा हम उसे पे करेंगे, हम तो सिर्फ 1800 पे करेंगे और डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेंगे, ये तो नहीं। एडजस्ट हो जाएगा बाकी। ऐसा नहीं होता आपका बेटा, इधर सारे लोग यहाँ पे, जब आपकी सेल इनवॉइस बनती है तो सेल इनवॉइस के ऊपर इसको पक्का बिल बोलते हैं, इसीलिए अगले लोग ये ख्वाहिश करते हैं कि सर पक्का बिल ना दें। ये ख्वाहिश होती है कि सर पक्का बिल ना दें। अब देखो अगर रिसेंटली गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस कर रही है कि आपने जो भी सेल करनी है वो पक्के के ऊपर करो और प्रॉपर सेल टैक्स कलेक्ट करो। लोग क्या करते हैं, सेल तो ज्यादा करते हैं, सेल कम शो करके थोड़ा सा टैक्स पे किया बस गुजारा, उनका नहीं ऐसे नहीं। बड़ी बड़ी शॉप्स के ऊपर, बड़ी बड़ी शॉप्स पे जिनकी एक दिन की सेल आप एक के मिलियंस में है, वो कहते हैं कि हमारे आज के दिन की आपके पास अब एक 25,000 की सेल। गवर्नमेंट कहती है मुझे बताओ कि तुम्हारे पास ये सेल कितनी है, और इसके ऊपर असेसमेंट पिछले दिन में आपने देखा होगा ये सारी बार आके बैठ गई। हाँ तो गवर्नमेंट की तरफ से भी ज्यादती हो जाती है, लेकिन इस जगह पे गवर्नमेंट ज्यादती नहीं करती। गवर्नमेंट अगर आपसे ये रिक्वायर करती है कि सेल टैक्स पे करो तो ठीक करती है ना। हाँ ये हमारा हक है, ये मेरा आपका हक है कि हम गवर्नमेंट को कहेंगे हमारे पर इतना जुल्म मत करो। 18% का सेल टैक्स तुम मुझसे क्यों ले रहे हो? इसका मतलब पाकिस्तान के बीच में कोई भी पर्सन जो बिलो अपनी आप ये कहेंगे उस लाइन के है, जो आप जैसे कोई पोवर्टी लाइन बोलते हैं, वो भी लायबल है कि गवर्नमेंट को 18% दे। ये मेरा आपका राइट है कि सर खुदा का नाम है, हमारे ऊपर रैंप है, 18% मुझसे क्यों चार्ज कर, मुझसे 5% चार्ज कर ले, 2% चार्ज कर, देते क्या आप? नौकरी आपने नहीं दी, महंगाई आप कंट्रोल नहीं कर पाते, बाकी चीजें आपके पास कुछ नहीं, ना मेरे पास दवाई मुफ्त है, ना मेरे पास मेरी स्कूलिंग मुफ्त है। तो इतना जुल्म ना करें, मेरे से पैसा लेके आप किस पर लगाते, अपनी ऐशों पे लगाते, ये मेरा आपका है। लेकिन बारह आपके पास उन्होंने इस पे शोर मचाया, यार ये 18% आप क्या चार्ज करो, उन्होंने कहा सेल डिक्लेयर करो और 18% का टैक्स पे करो, अपने जेब में मत डालो टैक्स। अपनी बात को अंडरस्टैंड करें। अब ये जो 3600 हमने पे किया है, पहली बात ध्यान में रखिएगा, जो पक्का बिल बनता है उसके ऊपर मेरा सबसे पहले ऊपर बेटा ये दो टर्म्स है, एनटीएन एसटीएन। एक है इनकम टैक्स नंबर एनटीएन नेशनल टैक्स नंबर, एक है एसटीएन सेल टैक्स नंबर। ये रजिस्टर्ड होते हैं, हम सब लोग जो शॉपकीपर है वो रजिस्टर्ड होगा सेल टैक्स ऑर्डिनेंस के और उसको एक नंबर अलॉट किया जाएगा और लायबल की जितनी सेल करे उसके ऊपर उसने टैक्स पे करना। तो जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो इस तरह की चीजों में नहीं जाती, वो प्रॉपर आपसे सेल टैक्स कलेक्ट करेंगे, इवन स्कैम्स। मुझे अच्छा लगा ये बात, दूसरे इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ाया करते थे हमारी सैलरी से कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होता, कोई सैलरी से टैक्स डिडक्ट नहीं होता, जो सैलरी है वो पूरी की पूरी मिलेगी। स्कैम्स के बीच में अगर सैलरी होगी उस पर टैक्स काटा जाएगा, वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। सो मेरे से टैक्स काट के ये नहीं हो सकता कि स्कैम्स की अपनी इनकम बने, पॉसिबल है। क्योंकि जब मैंने अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल करना है तो टैक्स रिटर्न को फाइल करते हुए मैं ये लिखूंगा कि सर स्कैम्स ने मुझसे इतना टैक्स काटा है और ये जो टैक्स है ये आपको ऑलरेडी डिपॉजिटेड है, और अगर आपके पास आप ये कह लें कि स्कैम्स ने इन पैसों को नहीं जमा करवाया होगा तो गवर्नमेंट ने स्कैम्स को ऑटो करवाया। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। सो जो पक्का बिल आपके पास होता है उसके ऊपर ये सप्लायर, मेरा सप्लायर लायबल था कि 20,000 अपने अपने पास रख लेता, ये जो मैंने उसको गवर्नमेंट के लिए पैसे दिए थे 3600 ये मेरे नाम से मेरे एसटीएन नंबर से उसके पास गवर्नमेंट के बीच में जमा हुआ, और वो लिखता कि ये सेल मैंने इमरान को की थी, उसका एसटीएन नंबर ये है और इतने पैसे मैंने उसे टैक्स से लिए
वो मैं आपको जमा दूंगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ये बात अंडरस्टैंडेबल है। अब क्या होगा, क्योंकि मैं एंड यूजर नहीं था, मैंने इसको आगे फिर बेचना था, तो जब मैंने इस चीज को बेचा तो 30,000 में सेल किया, तो जब 30,000 में सेल किया तो अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं अपने कस्टमर से 5400 का टैक्स लूंगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करिए। अब हुआ इस तरह से कि जब मैंने 5400 का टैक्स कलेक्ट किया तो गवर्नमेंट की तरफ से बात अलाउडेड है, क्योंकि तुम ऑलरेडी मुझे 3600 पे कर चुके हो, ऑलरेडी 3600 पे कर चुके हो, तो अब जो बाकी 1800 है मुझे और पे कर दो, तुम्हारा मेरा हिसाब होगा। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, तो अब 3600 और 5400 के बीच में जो डिफरेंस होगा ये मेरे लिए मेरा पेबल बन जाएगा, और इस पेबल को मैं गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दूंगा मेरा मामला। तो बात समझ में आ रही बेटा, क्लियर है या नहीं समझ में आ रही तो फिर समझाओ, ठीक है। पहली बात, जो मैंने टैक्स कलेक्ट किया था ये मेरा रेवेन्यू नहीं है, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। अगर आप फी डिपॉजिट करवाते हैं और उस फी के ऊपर 10% आपसे टैक्स चार्जेस लिए जाते हैं, याद रखिएगा वो स्कैन का रेवेन्यू नहीं है। स्कैन ये 10% आपसे कलेक्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट को जमा करवा देने, और आपके नाम से जमा करवाए, आपके नाम से जमा करवाएगा ये पैसे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, इज इट क्लियर और नॉट? नहीं, हो सकता है उसके पीछे इस चीज को 15,000 में खरीदा हो। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, तो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर ये चीज चलती रहती है। सो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है? मैन्युफैक्चरर, उसने इस चीज को बनाया, उसने भी रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स पे किया हो, तो ये एडजस्टमेंट के साथ चलता रहता है। यानी सोर्स पे टैक्स है, रॉ मटेरियल से टैक्स शुरू होता है, और जिसने जितना टैक्स पे किया होता है उसको वापस मिलता जाता है, वापस मिलता जाता है। बेटा इधर देखो, फिर इस बंदे ने उसको 40,000 में बेचा, जब 40,000 में बेचेगा तो 7200 का टैक्स कलेक्ट करेगा, अपना 5400 रख लेगा, और जो बाकी फिगर होगी वो उसको उठा देगा। अपनी बात को फॉलो करें सर वैसे तो थोड़ा सा ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है जी सर, ये रन अवे इन्फ्लेशन नहीं क्रिएट कर देगा ये एक इस तरह का काम? लेट से एक चीज है सर जो कि एट द एंड कंज्यूमर को मिल सकती थी 100 रुपीज की, वो अब जाके कंज्यूमर को 200 की मिल रही है, इसलिए क्योंकि हर इंक्रीमेंट पे हर जगह पे टैक्स ऐड होता जा रहा है। बेटा पहली बात सुने, अगर इसकी लिस्ट प्राइस 100 है तो कंज्यूमर को 180 में मिलेगी, उसको 200 में नहीं मिलेगी। अब ये नहीं कि मल्टीप्लाई हो, ये नहीं कि थोड़ी सी नहीं सर, मैं वैसे बात कर रहा था कि अगर हम सारे इंक्रीमेंट्स टैक्स से निकाल दें, यानी रॉ मटेरियल, सप्लायर, फिर होल सेल और उसके बाद रिटेलर, हर जगह अलग अलग टैक्स लग रहा है, अगर निकाल दें तो वैसे कंज्यूमर को 100 का पड़ रहा है, और यहाँ पे सब एक चीज़ पे 4 दफ़ा टैक्स लग रहा है तो डबल हो रही है प्राइस, तो ये एक रन अवे इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं क्रिएट करेगा? तो पहली बात सुने, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी मजबूरी होती है। ऐसा नहीं होता कि अब जैसे देखिए ना, मैन्युफैक्चरिंग वाले जो जो लोग हैं, अब वो मैन्युफैक्चरर जो है लिमिटेड से एरिया को कवर कर सकते हैं। अपनी बात को फॉलो करें, उसको अपने पूरे पाकिस्तान के बीच में इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर को आगे एजेंट्स चाहिए, एजेंट्स को आगे होलसेलर्स चाहिए। तो ये इस प्रोडक्ट की नॉर्मेलिटी ऐसी होती है कि जिसके बीच में ये चीज इस तरीके से मूव करती है। मैंने तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्राइस देखी है, इतनी ज्यादा इनको मार्जिन नहीं होता होलसेल, यानी 20,000 की चीज 30,000 में नहीं होती कि 20,000 की चीज आपके पास 20,500 में बेच रहा हूँ। अपनी बात को फॉलो करें, ठीक है। सो एक बात को अंडरस्टैंड करें कि ये हमारी मजबूरी है, जिसके बीच में हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बीच में इसको मूव करना है। इसीलिए लिस्ट प्राइस को तय किया जाता है कि कंज्यूमर के कहां पे आपके पास आप ये कहें कि वो लेवल है कि जहां पे वो उसको बियर कर सकते। बेटा अगर उसकी कैपेसिटी से बाहर चला जाएगा तो कंज्यूमर ने उसको खरीदना ही नहीं, और अगर कंज्यूमर नहीं खरीदेगा तो ये सेल सोर्स पे ही मर जाएगा। तो वो सारी चीजें कंसिडर की जाए। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट चीज। इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि क्वांटिटी ऑफ मनी आपके पास बढ़ जाए और उसके बदले में जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो डिक्रीज।
इसको इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन 1, 2, 3, 4% अच्छी होती है इकोनॉमी, क्योंकि आपके पास आपके बहुत सारे करेंसी नोट्स ऐसे होते हैं जो पैसे होते हैं। आपकी करेंसी नोट्स में से बहुत सारे करेंसी नोट्स ऐसे होते हैं जो पैसे होते हैं, जो घर के बीच में ना छुपा दिए। किसी भी कॉन्टिजेंसी से निकलने के लिए आपके अपने घर के अंदर, मेरे घर के अंदर कुछ पैसे जो वो साइड, तो ये पैसे क्योंकि आपके पास सर्कुलेशन ऑफ मनी से निकल जाते हैं, तो फिर इसलिए इन्फ्लेशन को अच्छा समझा जाता है कि यार 5-10% की इन्फ्लेशन अगर है तो ठीक है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन इससे ऊपर जाती है तो फिर वो नुकसान है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है? तो ये इनकी रियल प्राइस, इन सारी सर्विसेज के लिए इन लोगों को ये पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप ये पैसे इनको नहीं देंगे तो डेफिनेटली ये चीज आपके तक पहुंचेगी, ठीक है? बेटा ये बात समझ में आई? अब होता क्या है, ये चीज कंटिन्यू करती रहेगी उस वक्त तक जब तक आगे एंड यूजर या कंज्यूमर नहीं आता। कंज्यूमर वो बंदा होगा कि जब वो इस चीज को ले लेगा और जो सेल टैक्स पे करेगा उसका रिफंड होगा। इसलिए मैंने कहा था कि अगर इसके ऊपर किसी को चीखें मारनी है तो वो मैं आऊं, जो एंड यूजर, कि हमसे इतना ज्यादा टैक्स क्यों चार्ज कर, इस पे किसी रिटेलर को ये हक नहीं। और अगर यहाँ पे रिटेलर ये आप ये कहें कि या कोई भी पर्सन मिडिलमैन ये शरारत करता है कि सेल टैक्स लेने के बाद गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाता और उसको अपना रेवेन्यू बनाने की कोशिश करता है, तो ये क्रिमिनल है। मेरी बात को फॉलो करें, ये क्रिमिनल है। ये भी रोजाना की जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं वो सारा टैक्स सारा। अब इसके अंदर यही इशू था कि गवर्नमेंट के पास इनकी ये था कि गवर्नमेंट ये कहती है कि इधर सुने, गवर्नमेंट ये कहती है कि जी हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक फारूक भाई एक दिन के बीच में 10,000 की सेल करते हैं। फारूक भाई ने अपनी सेल गवर्नमेंट को डिक्लेयर की है 500 रुपये। फॉर एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, जाके फारूक भाई को क्या देना मांगता। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि वो इस तरह से चीज चलती, इसीलिए तो कह रहा हूं कि जिस दिन हमारा पर्सनल इंटरेस्ट पीछे रह गया और हमारा नेशनल इंटरेस्ट आगे चला गया, उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकता। बात को अंडरस्टैंड करें? अच्छा, ये बात समझ में आई? अब तो इसकी इंक्रीज देखो, इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, ठीक है? मैं इसको रब करने लगा, कितना 5 मिनट ऊपर हो गए, वो बहुत है। बेटा 5 मिनट और जाया हो जाएंगे क्लास में, तो ये टॉपिक लंबा हो जाएगा। इधर देखो, आप जब इसको खरीदेंगे तो आपने परचेज किया, बेटा इधर देखिएगा, परचेजेस को या इन्वेंट्री को जब आप डेबिट करेंगे तो 20,000 से डेबिट करेंगे क्योंकि मेरी परचेजेस 20,000 की है। और सेल्स टैक्स को मैं अपना एसेट बना लूंगा 36 क्योंकि ये मुझे वापस मिलने है। और कैश को या पेएबल को मैं यहाँ पे 23,600 से क्रेडिट करूंगा, ठीक है बेटा? जब मैं सेल करूंगा तो ऑल्टो के मुझे कैश जो मिली है वो 35,400 की है, बट ये मेरी नहीं, सॉरी मेरी नहीं। इसमें से जो मेरी सेल्स है वो 30,000 की, और जो सेल्स टैक्स है वो 5,400 का। बेटा अब यहाँ देखना, वो 3,600 का मेरा एडवांस टैक्स, ये एक्चुअल पे है। इसका मतलब 3,600 पहले से दे चुका हूं, देना 5,400 था, बाकी 1,800 का डिफरेंस रह गया। ये आपस में काउंटर सेटलमेंट पे चले जाएंगे, सेटल हो जाएंगे आपके पास, पीछे 1,800 बचेगा, उस सेल टैक्स को कैश में पे करके हम लोग क्लियर। बेटा बात समझ में आ रही है? तो पुत्रों क्लियर है? ये कॉस्ट की मेजरमेंट है। कल इसको यहां से आगे स्टार्ट करेंगे। वैसे आपके स्कोप में यहां, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और ग्रो जरूर करेंगे कि अगर मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज होगी तो फिर हम क्या करेंगे, लेकिन बड़ी मामूली से डिस्कशन करेंगे। बेटा आज 2 to 4 की क्लास है, 2 to 4 की रिवीजन क्लास है आज, ठीक है? मंडे
आप थर्सडे 2 दिन आपकी क्लास ऑनलाइन भी स्टार्ट होगी।